हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 1 मार्च का फर्स्ट एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल में काफ़ी सारे नए वर्ड्स मिलेंगे। 7 वर्ड्स तो मैंने लिए ही हैं फर्स्ट स्लाइड में, बाकी बहुत सारे नए वर्ड्स आप सीखेंगे। फाइनेंशियल एडिटोरियल है, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई का क्या असर पड़ेगा इकोनॉमी पर, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। सबसे पहले देखिए वर्ड्स आज के। एक्सपेडिएंट, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है हेल्पफुल या फिर यूजफुल। सहायक या उपयोगी, इसे कहा जा सकता है एक्सपेडिएंट। ठीक है। दूसरा शब्द है ब्रूजिंग। ब्रूजिंग को एडजेक्टिव के रूप में लेंगे, इसका मतलब है आर्डस कह सकते हो, आर्डस कहा जा सकता है, या फिर आप इसे ऑनरस कहेंगे, या फिर इसे टैक्सिंग कहेंगे, और या फिर कहेंगे बर्डनसम। कहने का मतलब आप इसे कह दीजिए कि जो मुश्किलें पैदा करने वाला हो, जो कठिन हो, ठीक है, मुश्किल हो, उसे कहा जाता है ब्रूजिंग। फैन वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे, जो इस एडिटोरियल में यूज़ किया गया है वर्ब के रूप में। वैसे फैन पंखा होता है नाउन के रूप में, तो इसमें जो एडिटोरियल में दिया गया है वो वर्ब के रूप में है। इसका मतलब है स्टर अप, या फिर आप इसे कहेंगे इंसाइट, उकसाना या भड़काना। फिर है स्पेक्टर। स्पेक्टर एक नाउन है, इसका मतलब फियर होता है, पैरिल होता है, ठीक है, थ्रेट होता है या मिनेस होता है। तो खतरा, संकट, इसे कहा जाता है स्पेक्टर। टेक अ बीटिंग, ये एक फ्रेज है। टेक अ बीटिंग क्या है? एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है सफर डैमेज, सफर डैमेज, नुकसान झेलना या फिर हर्ट करना। एम्बार्क ऑन या अपॉन, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। ये तो फ्रेज थी, ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग न्यू और इंपॉर्टेंट, समथिंग न्यू और इम्पोर्टेंट। और एक इसमें दे रखा रन अवे, ये काफ़ी बार आजकल हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं इस वर्ड को। अनकंट्रोल्ड को बोला जाता है अनियंत्रित, आउट ऑफ कंट्रोल को कह सकते हो, आउट ऑफ कंट्रोल। तो अनियंत्रित को कहा जाता है रन अवे, एडजेक्टिव है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आज के सेशन की बात करें तो काउंटिंग द कोस्ट नाम से आज का एडिटोरियल है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई के कारण क्या इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है उसके बारे में एडिटोरियल है। अगर आप ऐसे एडिटोरियल्स रेगुलर बेसिस पर चाहते हैं, मंडे टू फ्राइडे, तो हालांकि हम यूट्यूब पर भी रेगुलर ही रहता है सेशन, लेकिन अगर आप एक क्विज सेशन साथ में चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF भी आपको मिले, तो आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर जाना है। वहाँ पर आपको ये जो एडिटोरियल का बैच है B106, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उस लिंक के माध्यम से इस बैच को आप ज्वाइन कर पाएंगे। B106 फिलहाल ओपन है, वेंसडे कल से स्टार्ट होगा ये बैच, ठीक है। और इनमें होता ये है कि आपको लगभग 150 एग्जैक्टली 150 वीडियोज़ आपको मिलेंगे, 150 वीडियोज़ मिलेंगे, जिसमें से 75 वीडियोज़ जो हैं वो ये वाले मिलते हैं, जो एडिटोरियल आप शाम को 5 बजे देखते हैं यूट्यूब पर। यही एडिटोरियल इस एप्लीकेशन पर मिल जाता है सुबह 8 बजे या 9 बजे के करीब। इसका PDF अवेलेबल होगा, PDF से आप वो कैब को याद कर पाएंगे, वो कैब आपके सामने होगी PDF में। दूसरा, एक और क्विज़ मिलता है लेट नाइट, उसमें आपको क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस या कॉमन एरर बेस्ड क्वेश्चंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका भी PDF आपको अवेलेबल होगा, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रामर, जिसको 0 टू एडवांस लेवल पे सीखना हो, वो ग्रामर का बैच ज्वाइन कर सकता है। ट्रांसलेशन के लिए जाना चाहें तो ट्रांसलेशन का बैच उपलब्ध, बहुत सारा स्टफ है, एक बार आप जरूर से विजिट करें। काउंटिंग द कोस्ट का मतलब, कोस्ट का मतलब कीमत है, काउंट का मतलब काउंट करना है। तो काउंटिंग द कोस्ट का मतलब यहाँ पे क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा रशिया और यूक्रेन के इस युद्ध का, रशिया को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो इसने इन्वेजन किया है, जो आक्रमण किया है यूक्रेन पर, उसके बारे में एडिटोरियल है। काउंटिंग मतलब काउंट करना, कोस्ट मतलब कीमत, तो क्या कीमत यहाँ पे चुकानी पड़ेगी उसकी बात है।
सैटरडेज अनाउंसमेंट, शनिवार को अनाउंसमेंट किया गया किसके द्वारा? इन देशों के द्वारा, यूएस, यूके और यूरोपियन अलाइज, कुछ यूरोपियन मित्र राष्ट्र हैं उनको, और उस अलाइज में शामिल हैं फ्रांस एंड जर्मनी, है ना, इंक्लूडिंग यहाँ प्रपोजिशन हुआ। किसकी घोषणा की गई? ऑफ ए राफ्ट ऑफ फर्दर रेस्ट्रिक्टिव इकोनॉमिक मेजर्स। राफ्ट ऑफ, अ राफ्ट ऑफ एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, बहुत बड़ी संख्या में लोग या फिर वस्तुएं। अ राफ्ट ऑफ, इसका मतलब है ए नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, ए नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में लोग या वस्तुएं, उसे कहा जाता है ए राफ्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इसमें यह भी शामिल है, इन्होंने घोषणा किस बात की करी? फर्दर रेस्ट्रिक्टिव इकोनॉमिक मेजर्स, फर्दर का मतलब आगे, रेस्ट्रिक्टिव का मतलब जिसमें प्रतिबंध शामिल हो, प्रतिबंधात्मक, इकोनॉमिक आर्थिक, मेजर्स मतलब स्टेप्स, किस लिए? टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑन रशिया, ताकि यहाँ पे बढ़ाया जा सके किसको? रशिया को इसकी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़े, किसके लिए? जो इसने आक्रमण किया है, इन्वेजन का मतलब है अटैक, या फिर आप इसे कह सकते हैं असॉल्ट, ठीक है, जो इसने हमला किया है, हमला हुआ यूक्रेन पर। हैज जस्ट रेज्ड, इसने बढ़ा दिया है क्या चीज़ को? खतरे को। खतरा किसका? अ मोर वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक फॉल आउट, एक और भी व्यापक, एक और बड़े स्तर का आर्थिक जो दुष्परिणाम है। फॉल आउट क्या होता है? फॉल आउट का मतलब दुष्परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस कह सकते हैं, ठीक है, या बैड रिजल्ट कह सकते हैं, बुरा परिणाम। किसका? दिस वॉर, इस युद्ध का। दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो एक सब्जेक्ट आपको दे रखा है सैटरडेज अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट सब्जेक्ट है। एक बात याद रखना कि जिस शब्द के साथ अपोस्ट्रोफे लगाते हैं वो शब्द नाउन होता है, और उस अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द लगता है वो भी नाउन होता है। तो सैटरडे का अनाउंसमेंट किसके द्वारा? इन देशों के द्वारा। यूएस, यूके से पहले द है, जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द दे रखा होता है, यूनियन शब्द दे रखा होता है, वहां पे द का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो सैटरडे का जो अनाउंसमेंट था इन देशों के द्वारा, इसमें इंक्लूडिंग हो गया प्रिपरेशन, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन है तो एक्सक्लूडिंग भी प्रिपरेशन होता है, इसमें ये भी शामिल है। और क्या यहाँ पे अनाउंसमेंट था कि आगे प्रतिबंधात्मक आर्थिक कदम उठाए जाएंगे, किस लिए? ताकि जो कीमत यहाँ रशिया चुकाएगा वो ज़्यादा की जा सके, उसे और अधिक खामियाजा भुगतना पड़े। किसके लिए? तो इसने हमला किया है यूक्रेन पर, ठीक है। इस चीज़ ने, इस अनाउंसमेंट ने, ये इसकी वर्ब है, ठीक है, इसने बढ़ा दिया है। रेज जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसने बढ़ा दिया है किस चीज़ को? द रिस्क, खतरों को। खतरे किसके? मोर वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक फॉल आउट, एक और अधिक व्यापक स्तर के आर्थिक दुष्परिणाम के, फ्रॉम दिस वॉर, इस युद्ध से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद अ व्यू टू फर्दर आइसोलेटिंग। विद अ व्यू टू एक फ्रेज है, इसके साथ में जो वर्ब लगेगी वो आईएनजी फॉर्म में लगेगी। वैसे जनरली हम टू के साथ में क्या लगाते हैं? V0 लगाते हैं, लेकिन कुछ फ्रेजेस हैं जैसे विद अ व्यू टू, या फिर आप कहें लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है, या फिर आपको बी के साथ में यूज टू मिलता हो, या फिर आपको की टू मिले, या प्रोन टू मिले। प्रोन टू का मतलब होता है प्रवृत्ति होना, टेंडेंसी होना, या फिर आपको एवर्स टू मिले, ठीक है, या फिर आपको मिले एडिक्टेड टू, या फिर आपको इसके अंदर कमिटेड टू मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं जिनमें टू है और उसके साथ में आईएनजी लगता है। तो यहाँ विद अ व्यू टू था, इसी कारण देखिए आईएनजी दे रखा है। फर्दर का मतलब आगे होता है, एक इसकी जगह पे फार्दर होता है, फार्दर का मतलब दूर होता है। तो विद अ व्यू टू मतलब इस दृष्टिकोण से, इस के चलते, इसके लिए, तो आगे आइसोलेट करने के लिए, आइसोलेट मतलब अलग थलग करने के लिए रशिया को, किससे? अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय सिस्टम है उससे। वेस्टर्नलाइज जो पश्चिमी मित्र राष्ट्र हैं, डिसाइडेड, उन्होंने तय किया तो ब्लॉक की ब्लॉक करेंगे सेलेक्टेड रशियन बैंक्स, कुछ चुने हुए रशियन बैंक्स को, फ्रॉम द स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम, इस सिस्टम से, दैट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज, और ये वित्तीय सिस्टम जो है इनका इस्तेमाल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं, ठीक है। किसके लिए? टू वैलिडेट, वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सत्यापित करना, कंफर्म करना,
या फिर लीगली वैलिड बनाना, टू मेक लीगली वैलिड, ठीक है ना, कानूनी रूप से किसी चीज को वैलिड बनाना, या फिर आप इसे कहेंगे कंफर्म करना, कोरोबोरेट करना, पुष्टि करना मतलब कह सकते हो, कोरोबोरेट करना या फिर रेटिफाई करना, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है, रेटिफाई। एंड कंप्लीट इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजैक्शंस, और अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, एक बार फिर समझिए, विद व्यू टू के साथ ING लग गया, फर्दर का मतलब आगे है। तो इसके लिए कि भी रशिया को आगे अलग थलग किया जा सके, किससे अलग थलग करना है, अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम से। वेस्टर्न जो अलाइज हैं उन्होंने क्या किया, तय किया, तो ये डिसाइडेड जो है ये वेस्टर्न अलाइज की वर्ब है, क्या तय किया कि वो कुछ चुने हुए रशियन बैंक्स को ब्लॉक कर देंगे, किससे, स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से। ये सिस्टम क्या है, ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब ये है, ये यूज करते हैं इस सिस्टम का, किस लिए यूज करते हैं, वैलिडेट करने के लिए, लीगली वैलिड बनाने के लिए, और क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, किसको, अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। दे ऑल्सो रिजॉल्व, इन्होंने ये भी तय किया, ये वेस्टर्न अलाइज के लिए दे आ रहा है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पे शब्द आते हैं, ठीक है। तो ये नाउन जो वेस्टर्न अलाइज था उसके स्थान पे आए, तो दे, ये रिजॉल्व, इन्होंने ये भी संकल्प लिया। रिजॉल्व क्या होता है, रिजॉल्व का मतलब है डिटरमिन करना, डिटरमिन या डिसाइड, दृढ़ संकल्प लेना, तय करना। तो इन्होंने ये भी तय किया, क्या तय किया, टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, कि रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। इम्पोज का मतलब होता है फॉइस्ट, या फिर आप कह सकते हो क्लैंप डाउन, प्रतिबंध लगाने के लिए इम्पोज का प्रयोग करते हैं, थोपना, कि रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे किस पर, रशियन सेंट्रल बैंक की एबिलिटी पर। रशियन जो सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक RBI है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, वैसे ही रशिया के अंदर जो केंद्रीय बैंक है उसकी क्षमता पर, क्षमता किसकी, एक्सेस करने की और डिप्लॉय करने की। डिप्लॉय क्या होता है, यूज करना कह सकते हो, स्टेशन करना कह सकते हो। अगर आप किसी को तैनात करते हो, लगाते हो तो स्टेशन हो जाएगा, किसी वस्तु का उपयोग करते हो तो यूज हो जाएगा। तो इसकी एबिलिटी जो है एक्सेस करने की और डिप्लॉय करने की, देश के वार चेस्ट को, वार चेस्ट क्या होता है, ये एक फंड रिजर्व होता है जो कि युद्ध के समय यूज किया जाता है। किसी देश ने निश्चित धनराशि, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो रख दिया, इसलिए कि युद्ध के टाइम इसको काम में लेंगे, उसको वार चेस्ट कहा जाता है, ठीक है। ऑफ एन एस्टिमेटेड $630 बिलियन, इतना लगभग, एस्टिमेट मतलब लगभग, अप्रॉक्सीमेटली, इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कहाँ पर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब भंडारण होता है वहां पर। ऑल्सो का प्रयोग याद रखें कि या तो करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, ऑल्सो जो है या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, या फिर इसको यूं कहें कि मेन वर्ब से पहले आता है, और एक सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है। तो सेंटेंस के स्टार्ट में भी ऑल्सो पॉसिबल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑल्सो आ सकता है, मेन वर्ब से पहले आ सकता है, ये कुछ ऑल्सो की पोजीशंस होती हैं। उन्होंने ये भी संकल्प लिया कि रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे रशियन सेंट्रल बैंक की एबिलिटी पर, एबिलिटी किसकी, एक्सेस और डिप्लॉय करने की। आप देख रहे हैं कि एबिलिटी के बाद टू एक्सेस दे रखा है, तो ये इन्फिनेटिव है, एंड डिप्लॉय, चूंकि एक ही दिशा में अगर कोई काम आप कर रहे हो, दो इन्फिनेटिव अलग अलग तब जुड़ेंगे जब दो अलग अलग दिशाएं हैं। जैसे कि कहें ही वॉज आस्क्ड टू प्ले एंड, और फिर कह दिया हमने एंड गो टू स्कूल, है ना, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो फिर इसके टू प्ले और टू गो, एक ये कहा जाए ही वॉज आस्क्ड टू गो टू स्कूल एंड स्टडी, तो एक ही दिशा का काम है कि उससे कहा गया कि वो स्कूल जाए और पढ़े, क्योंकि स्कूल जाकर पढ़ना है तो वो एक डायरेक्शन का काम है। एक डायरेक्शन में अगर काम होते हैं तो इन्फिनेटिव एक बार ही प्लेस करें, एंड के बाद इन्फिनेटिव प्लेस करने की जरूरत नहीं है, बेयर इन्फिनेटिव से काम चलेगा, मीन्स टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डिप्लॉय पहले टू नहीं लगा रखा। तो क्षमता किसकी है, एक्सेस करने की और डिप्लॉय करने की, किसको, देश की वॉर चेस्ट को। और ये कितनी है वॉर चेस्ट, कितना पैसा इसने इकट्ठा कर रखा था फॉरेन रिजर्व्स के अंदर, $630 बिलियन का, ठीक है। द इमीडिएट इम्पैक्ट, जो तत्कालिक प्रभाव है, इमीडिएट मतलब तत्कालिक, तुरंत, जो फिलहाल प्रभाव पड़ रहा है किसका, ये जो कदम चले जा रहे हैं वेस्टर्न अलाइज के द्वारा, US UK के द्वारा, जर्मनी फ्रांस के द्वारा, ऑन रशियाज इकोनॉमी, प्रभाव किस पर, इकोनॉमी पर, रशिया की इकोनॉमी पर। तो इम्पैक्ट का वो जो प्रपोजिशन है वो ये ऑन है। एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, और वित्तीय बाजारों पर, हैव मैनिफेस्टेड, अब ये हैव नहीं आके हैज आएगा क्योंकि इम्पैक्ट इसका सब्जेक्ट है, ये गलत दे रखा है, हैज आएगा, ठीक है। हैज मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेड का मतलब होता है शो करना, डिस्प्ले करना, दिखाना। तो इसने दिखाया, क्या दिखाया, इन अ शार्प डेप्रिशिएशन, कि बहुत ज़्यादा, डेप्रिशिएशन क्या होता है, डिक्लाइन इन वैल्यू,
ठीक है। डेप्रिशिएट जो शब्द होता है, डेप्रिशिएट जो वर्ब होती है, इसका मतलब है डिक्लाइन इन वैल्यू, मूल्य में गिरावट आना, ठीक है। जो इमीडिएट इंपैक्ट है इन मूव्स का, किसको लेकर, रशिया की इकोनॉमी को लेकर, वित्तीय बाजारों को लेकर, इस इंपैक्ट ने मैनिफेस्ट किया है एक शार्प डेप्रिसिएशन की, बहुत ज़्यादा गिरावट आई है इन द वैल्यू ऑफ द रूबल, किसमें, रूबल की वैल्यू में। रूबल क्या है, ये रशिया की करेंसी है। अब इसी करेंसी को दे रखा है द करेंसी टम्बल्ड, टम्बल मतलब लुढ़कना होता है। अब टम्बल के लिए आप यूज कर सकते हैं क्या, टैंक, लुढ़कना, गिरना। आप प्लमेट यूज कर सकते हैं, नीचे गिरना। प्लंज यूज कर सकते हैं, बाकी तो आप कर ही सकते हैं डिक्लाइन, डिक्रीज, ये सब तो हो ही सकता है, ठीक है। तो ये जो करेंसी है ये लुढ़क गई, कितनी, लगभग 30%। इंट्राडे मतलब विद इन अ डे, इंट्रा यहाँ पे एक क्या है, एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब विद इन, एक दिन के भीतर। टू अ रिकॉर्ड लो, और कितना, कहाँ तक लुढ़क गई, एक रिकॉर्ड स्तर पे, सबसे निम्नतम स्तर पर, किसकी तुलना में, अगेंस्ट, यहाँ पे कंपैरिजन के लिए आ रहा है। अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध भी होता है, लेकिन कंपैरिजन के लिए भी आता है। किसके तुलना में, डॉलर की तुलना में, एशियन ट्रेडिंग में। कब की बात है, मंडे की। एंड हैज़ वीकेंड, और ये करेंसी जो है वो कमज़ोर हुई है, कितनी, 26% अब तक, कब, 2022 में। फिर समझिए, जो इमीडिएट इंपैक्ट है इन कदमों का, जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, जो भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है उनके बैंक्स को, तो इन कदमों का जो महत्व है रशिया के इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट्स पर, इस इंपैक्ट ने ये मैनिफेस्ट किया है कि शार्प डेप्रिसिएशन हुआ है रूबल की वैल्यू में। क्या हुआ है वो समझाया हाइफन लगा के कि करेंसी जो है लगभग इतना गिर गई एक दिन में ही, ठीक है, और निम्नतम स्तर पर आ गई, किसकी तुलना में, डॉलर की तुलना में, एशियन ट्रेडिंग में, मंडे को, ठीक है। और ये कमज़ोर हो गई लगभग 26% अब तक, कब, कहाँ, कब, 2022 में। दे ऑल्सो फोर्स द कंट्रीज सेंट्रल बैंक, इन्होंने, किन्होंने, वही जो एलाइज वगैरह हैं, इन्होंने ये भी फोर्स किया द कंट्रीज सेंट्रल बैंक टू मोर देन डबल इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट टू 20%। अब ये जो हालात बने हुए हैं, इसके कारण मजबूरी हो गई, फोर्स हो गया सेंट्रल बैंक जो है देश का, रशिया का सेंट्रल बैंक जो है, कि ये अपनी जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, बेंचमार्क का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, जिसके आधार पर बाकी की इंटरेस्ट दरें अगर आप तय करें तो उसको बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट कह सकते हो, कि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को मोर देन डबल कर दे, मतलब डबल से भी ज़्यादा कर दे, और कहाँ पहुँचा दे, 20% तक। द हाइएस्ट इन ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स, जो कि 2 डिकेड्स में, 2 दशकों में सर्वाधिक होगी। एंड इम्पोज कंट्रोल्स, और क्या करे, कंट्रोल्स यहाँ पे इम्पोज करे, थोपे, किस पर, कैपिटल फ्लोज, जो पूंजी का फ्लो है उस पर। अब इसके कारण मजबूर हो गया देश का सेंट्रल बैंक, किसके लिए, कि अपनी बेंचमार्क, अब ये इट्स आ रहा है, ये उस देश के सेंट्रल बैंक के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कि वो अपनी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को डबल से भी ज़्यादा करके कहाँ पहुँचा दे, 20% तक, ठीक है। और ये जो होगी ये 2 दशकों में सर्वाधिक होगी, और इम्पोज करे कंट्रोल्स किस पर, कैपिटल फ्लोज पर, ठीक है। रशियाज लार्जेस्ट लेंडर सबर बैंक फाउंड, अब रशिया का सबसे बड़ा जो लेंडर का मतलब बैंक से मानिए, क्योंकि ये पैसा उधार देते हैं, लोन डिसबर्स करते हैं, इसलिए बैंक्स को लेंडर भी कहा जाता है, ठीक है। तो रशिया का सबसे बड़ा लेंडर जो है, इसका नाम सबर बैंक है, इसने फाउंड किया, मतलब ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है, इट्स यूरोपियन आर्म, यूरोपियन आर्म, आर्म का मतलब हो गया कि यूरोप में जो इसकी ब्रांच है, आर्म का मतलब भुजा भी होती है और आर्म का मतलब शाखा भी होती है, तो यहाँ पे ब्रांच से मतलब है इसकी जो क्या बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन है। तो रशिया के लार्जेस्ट लेंडर सबर बैंक ने पाया कि इसकी जो यूरोप के सबसे जो ब्रांच है, फेसिंग और फेस कर रही है रन ऑन इट्स डिपॉजिट्स, मतलब जो पैसा जमा था बैंक में, वो जो खातेदार थे वो पैसा अपना निकलवा रहे हैं, ठीक है। डिपॉजिट जो था वो निकल रहा है बैंक से, इसको कहा जाता है रन। रन का मतलब यहाँ पे है कि पैसा निकलवा रहे हैं उस बैंक से, ये पाया। विच द यूरोपियन सेंट्रल बैंक वार्न्ड, अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने वार्न किया है कि ये जो चीज़ है, अब ये देखो ये इसकी वर्ब है, और ये जो चीज़ हो रही है, ये विच भी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करेगा, ये किसके लिए आ रहा है, ये रन ऑन इट्स डिपॉजिट के लिए आ रहा है, कि जो डिपॉजिट्स निकाले जा रहे हैं इससे क्या होगा,
ये लीड कर सकता है, इसका परिणाम ये हो सकता है कि इकाई फेल हो जाए, यूनिट की फेलियर का कारण बन सकता है। ठीक है, फिर समझिए रशिया का जो सबसे बड़ा बैंक है सबर बैंक, इसने पाया कि यूरोपियन इसकी जो शाखा है वो अब फेस कर रही है रन ऑन इट्स डिपॉजिट्स, मतलब इसके पैसे निकाले जा रहे हैं खातेदारों के द्वारा। अब इससे यूरोपियन सेंट्रल बैंक की चेतावनी है कि इससे हो क्या सकता है, इससे इस यूनिट की फेलियर हो सकती है, ये यूनिट जो है बिल्कुल फेल हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। कुड यहाँ पे प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है, मॉडल है इसलिए लीड का प्रयोग V0 बेस फॉर्म है, और लीड टू जो है इसका मतलब होता है रिजल्ट इन। लीड टू का मतलब क्या होता है, रिजल्ट इन, परिणाम स्वरूप घटित होना। आगे आइए, विद रशियंस वेटिंग इन लॉन्ग क्यूज। अब देखो रशियन जो लोग हैं वो वेट कर रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है आउटसाइड एटीएम्स, एटीएम के बाहर। किस चीज को लेकर, ऑन फियर्स ऑफ लाइकली कैश शॉर्टेजेस, क्योंकि इनको डर है कि संभवतया कैश का शॉर्टेज हो सकता है, नकदी की कमी पड़ सकती है, इसके चलते द कंट्रीज सिटीजन्स फेस द रियल प्रोस्पेक्ट। अब देश के जो नागरिक हैं वो फेस कर रहे हैं द रियल प्रोस्पेक्ट्स, वास्तविक संभावना, प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी, किसकी, ऑफ रन अवे इन्फ्लेशन। रन अवे क्या बताया था, एडजेक्टिव है क्योंकि इन्फ्लेशन नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है, और मैंने बताया था इसका आउट ऑफ कंट्रोल या अनकंट्रोल्ड, तो अनियंत्रित रूप से महंगाई बढ़ने की संभावना है, ये लग रहा है। अब इस चीज के चलते कि रशियंस जो है वेट कर रहे हैं लंबी लंबी कतारों में एटीएम के बाहर, किसके कारण, क्योंकि इनको संभवतया कैश शॉर्टेज का डर है, लाइकली का मतलब पॉसिबली। इसके चलते देश की जो सिटीजन्स हैं उनको वास्तविक यहाँ पे संभावना का सामना कर रहे हैं, किसका, कि अनियंत्रित रूप से महंगाई बढ़ेगी। फिर है बट द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ व्लादिमीर पुतिन यूनिलैटरल डिसीजन। यूनिलैटरल का मतलब एक पक्षीय होता है, एक पक्षीय का मतलब इन्होंने किसी से डिसीजन मतलब जो लिया है वो किसी से डिस्कस नहीं किया, खुद से डिसीजन लिया, ये यूनिलैटरल हो गया। बाइलेटरल लगाते हो तो इसका मतलब हो गया द्विपक्षीय। तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट है व्लादिमीर पुतिन के यूनिलैटरल डिसीजन की, कि ये जो राष्ट्रपति हैं रशिया के, इनका जो एक पक्षीय निर्णय है, और इस एक पक्षीय निर्णय की जो आर्थिक यहाँ पे कीमत इनको चुकानी है, क्या डिसीजन क्या लिया था, एम्बार्क ऑन। एम्बार्क ऑन का मतलब किसी भी नई चीज़ को, इंपॉर्टेंट चीज़ को स्टार्ट करना। इन्होंने डिसीजन लिया था एम्बार्क ऑन करना के व्हाट ही कॉल्ड, जिससे कि इन्होंने कहा, ही की वर्ब कॉल्ड है, अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। इन्होंने कहा था कि विशेष सैन्य अभियान चल रहा है, ठीक है। टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, रशियाज ऑल आउट इन्वेजन, रशिया का संपूर्ण रूप से अटैक, किस पर, अपने वेस्टर्न नेबर पश्चिमी पड़ोसी यूक्रेन की बात है, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। तो ये जो कॉस्ट हैं आर ऑलरेडी बीइंग फेल्ट वर्ल्ड वाइड, ये पहले से ही पूरे विश्व भर में फील की जा रही है। पैसिव का स्ट्रक्चर है, बीइंग के साथ में थर्ड फॉर्म है, तो ऐसा किया जा रहा है। फिर समझिए, लेकिन जो आर्थिक कीमत है किसकी, व्लादिमीर पुतिन के यूनिलैटरल डिसीजन की। डिसीजन क्या था, एम्बार्क ऑन करने का। क्या चीज़, जो उन्होंने कहा था कि एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, उसको शुरू करने का जो इन्होंने खामियाजा भुगतना है, ठीक है। क्या डिस्क्राइब करने के लिए, भाई ये मिलिट्री ऑपरेशन ये था कि इन्होंने अपने पश्चिमी पड़ोसी देश पर आक्रमण कर दिया पिछले सप्ताह, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट हैं वो पहले से ही फील की जा रही हैं वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व भर में। यूरोपियन बैंक्स एंड कंपनीज, यूरोप के जो बैंक्स और कंपनीज हैं विद सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब यहाँ पे है अपॉर्चुनिटी से, जिनके पास बहुत बड़ी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है रशिया में। और एक्सपोजर का मतलब वल्नरेबिलिटी भी होता है, एक्सपोजर का मतलब ओपननेस भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है अवसर, अपॉर्चुनिटी। यूरोपियन बैंक्स और कंपनीज जिनका की बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपोजर है रशिया के अंदर, ठीक है, वहाँ से इनको काफ़ी अच्छा बिजनेस मिलता है। हैव टेकन अ बीटिंग, अब ये यूरोपियन बैंक्स और कंपनीज के लिए आ रहा है हैव टेकन अ बीटिंग। टेक अ बीटिंग का मतलब सफर, डैमेज, इन्होंने नुकसान झेला है। ऑन द, ये क्या हो गया, बोआज, इसका मतलब होता है स्टॉक मार्केट, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ये स्टॉक मार्केट। और खास करके नॉन इंग्लिश स्पीकिंग जो कंट्रीज हैं, जहां पर इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, वहां पर जो स्टॉक मार्केट है उसको बोलते हैं बोर्स। तो कह रहा है कि इन कंपनीज ने, इन बैंक्स ने यहाँ पे क्या कह सकते हो कि इनके जो शेयर मार्केट है, इनका जो शेयर है वो गिरा है, ठीक है। गिवन द एक्सटेंट, गिवन ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है ये देखते हुए, कंसिडर करते हुए, क्या, द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब लेवल, टू विच द शार्प एस्केलेशन इन द सैंक्शंस इज सर्टेन टू हर्ट देयर ऑपरेशंस एंड रेवेन्यूज। क्या देखते हुए
कि जो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। एस्केलेशन का मतलब इंक्रीमेंट है, ठीक है। सैंक्शंस का मतलब प्रतिबंध है। प्रतिबंध के लिए आप लगा सकते हैं बैन, प्रोस्क्रिप्शन, या फिर आप लगा सकते हैं एम्बार्गो। इन सब का मतलब है प्रतिबंध, कि जो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है सैंक्शंस में, ये जो एस्केलेशन है इज सर्टेन, वो निश्चित रूप से हर्ट करेगा या नुकसान पहुंचाएगा उनके ऑपरेशंस। किन के ऑपरेशंस? रशियन जो यूरोपियन बैंक्स हैं और कंपनीज हैं उनके संचालन को, एंड रेवेन्यूज, और उनकी आय जो हो रही है उस चीज़ को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। ये कंपनीज भी सब्जेक्ट है भाई, यूरोपियन बैंक्स एंड कंपनीज सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब है हैव टेकन। टेक अ बीटिंग का मतलब सफ़र, डैमेज या फिर हर्ट। बोर्सेज जो वर्ड दे रखा है इसका मतलब स्टॉक मार्केट है, कहाँ का? नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज का। और शार्प एस्केलेशन की जो वर्ब है वो इज है, ठीक है। एंड दो द वेस्टर्न अलाइज हैव केयरफुली अवॉइडेड, और यद्यपि जो वेस्टर्न अलाइज है उन्होंने बहुत ही केयरफुल तरीके से अवॉइड किया है एनी मेंशन सो फार, कि अभी तक उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है, वो अवॉइड किया इन्होंने, ऑन क्लोजिंग द टैप ऑन रशियाज मैसिव एक्सपोर्ट्स। अब क्लोज द टैप, टैप का मतलब वैसे नल को बोलते हैं, क्लोज मतलब बंद कर देना, नल से पानी का मतलब फ्लो आता है, पानी मिलता है, तो वैसे ही है यहाँ पे कि अगर टैप बंद कर दिया इसका मतलब रशिया को जो मैसिव एक्सपोर्ट होता है, रशिया का जो एक निर्यात होता है वो बंद कर दिया जाए, ऐसा। तो कह रहे यद्यपि वेस्टर्न अलाइज ने बहुत ही ध्यानपूर्वक अवॉइड किया है, बहुत ही केयरफुल, सजग रहते हुए, सचेत रहते हुए कोई जिक्र नहीं किया है अब तक किस चीज़ को लेकर कि रशिया का बहुत भारी भरकम, मैसिव का मतलब बहुत भारी भरकम, बहुत ही विशाल, ह्यूज, कोलोसल, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। इस एक्सपोर्ट्स जो है, किसका एक्सपोर्ट है? ऑयल और गैस का, इसको क्लोज कर दिया जाएगा, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। दैट कॉन्ट्रीब्यूट, अब ये जो ऑयल और गैस का जो एक्सपोर्ट्स है इसके लिए आ रहा है दैट, ये एक्सपोर्ट जो है ये कंट्रीब्यूट करता है सब्सटेंशियली, मतलब बहुत ज़्यादा, सिग्निफिकेंटली आप इसको कह सकते हो, सिग्निफिकेंटली, या फिर आप इसे कंसिडरेबली कह सकते हो, बहुत ज़्यादा, एडवर्ब हो गया ये। तो बहुत ज़्यादा ये देश का जो करंट अकाउंट सरप्लस है, देश का जो एक करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब आवश्यकता से अधिक जो पैसा है उसमें, उसको कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट में टू लगता है, उसमें इसका योगदान है। कंसर्न्स अबाउट पॉसिबल डिस्ट्रप्शन, तो चिंताएं जो हैं किसको लेकर? संभवतया व्यवधान आएगा, डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रप्शन का मतलब है डिस्टर्बेंस, कि संभवतया जो व्यवधान आएगा इसको लेकर जो कंसर्न्स हैं। टू शिपमेंट्स, शिपमेंट क्या होता है? शिपमेंट का मतलब कोई भी सामान जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है बेचने के लिए, उसको बोलते हैं क्या? शिपमेंट। तो कह रहे हैं कंसर्न्स जो है पॉसिबल डिस्ट्रप्शंस को लेकर, टू शिपमेंट्स, किस में डिस्ट्रप्शन आएंगे? शिपमेंट में कि हो सकता है कि सामान लेके नहीं जाया जा सके, सामान जो है वो ट्रांसपोर्ट ना किया जा सके। फ्रॉम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, किससे? विश्व के दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर से ऑयल के, रशिया की बात कर रहा है। हैव पुश्ड, तो इन चिंताओं ने पुश कर दिया है, द प्राइस, किस कीमतों को, कीमत किसकी? ब्रेंट क्रूड फ्यूचर, ये एक तेल का प्रकार है जिससे कि बाकी की तेल की दरें निर्धारित होती हैं। वेल अबाउ $100 अब बैरल, प्रति बैरल, ए का मतलब यहाँ पे पर से है, तो प्रति बैरल पहुँचा दिया है कीमतों को, कितना? $100 तक पहुँचा दिया है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। वेस्टर्न अलाइज सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैव अवॉइडेड है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, एक्सपोर्ट्स के लिए आ रहा है कंट्रीब्यूट, इसकी वर्ब है, कंट्रीब्यूट में टू लगेगा। सब्सटेंशियली का सिग्निफिकेंटली, कंसिडरेबली होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कंसर्न्स है, इसकी वर्ब है, ये हैव पुश्ड है। डिस्ट्रप्शंस का मतलब डिस्टर्बेंस है। शिपमेंट का मतलब ट्रांसपोर्ट करना है सामान को, एक जगह दूसरी जगह पर कैरी करना है, ठीक है। आगे देखिए, विद मोस्ट लार्ज यूरोपियन इकोनॉमीज मेजरली रिलायंट ऑन का मतलब है डिपेंडेंट ऑन। अब देखो, जो अधिकांश, मोस्ट का मतलब अधिकांश है, जब मोस्ट का मतलब अधिकांश होता है, ऑलमोस्ट होता है, तो इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये पता है आपको कि बहुत बड़े जो आर्थिक जो यूरोपियन इकोनॉमीज हैं, अर्थव्यवस्थाएं हैं यूरोप की, वो मुख्यतः डिपेंड करती है एनर्जी सप्लाईज पर। किससे सप्लाई होती? किससे? रशिया से। इस चीज़ को देखते हुए देखो, विद लग जाता है ऐसे किसी क्लोज के शुरू में, इसका मतलब इसको देखते हुए, इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए कि भी यूरोपियन, जो अधिकांश यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं हैं, यूरोप के बाकी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि एनर्जी सप्लाई के लिए रशिया पर डिपेंड करते हैं। द स्पेक्टर, स्पेक्टर का मतलब क्या हो गया? डर। स्पेक्टर का मतलब पेरिल, डेंजर। तो जो डर है, किस चीज़ का डर? राइजिंग एनर्जी कॉस्ट,
कि भाई इनकी कीमतें बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी। फैनिंग का मतलब उकसाना, भड़काना। अब ब्रूजिंग एक्सेलरेशन, इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बर्डनसम एक्सेलरेशन होगा, बढ़ोतरी होगी। इन्फ्लेशन, महंगाई में यूरोप में और पूरे विश्व में इज़ वेरी रियल। तो ये जो चीज़ है वो बिल्कुल रियल है, ठीक है। ये स्पेक्टर जो है, ये डर जो है बिल्कुल रियल है, ठीक। रियल एडजेक्टिव है, वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, इंटेंसिफायर है, ठीक है भाई। एट ए टाइम, ऐसे टाइम पर, व्हेन आ रहा है इसके लिए रिलेटिव एडवर्ब हो गया। ऐसे टाइम पर जब अ ड्यूरेबल रिकवरी, ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ, रिकवरी का मतलब बाउंस बैक करना, वापस से ट्रैक पर आना। तो ऐसे टाइम पर जब ड्यूरेबल रिकवरी जो है, रिकवरी होनी किससे थी, जो कोविड-19 पेंडेमिक का शॉक था, कोविड-19 पेंडेमिक से झटका लगा था इकोनॉमी को, उससे रिकवरी जो है इज येट टू टेक होल्ड, अभी भी इसको होल्ड करना है, मतलब अभी भी ये नियंत्रण हासिल नहीं कर पाई है, अभी भी ये सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाई है। तो ऐसे टाइम पर कि जब कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इकोनॉमी को जो शॉक लगा था, उससे अभी इकोनॉमी रिकवर हो ही नहीं पाई है। येट टू का मतलब ये काम अभी तक नहीं हुआ है। येट जो है वो नेगेटिव एक एडवर्ब है, नॉन असर्टिव एडवर्ब है। द वॉर इनिशिएटेड बाय रशिया, तो ये युद्ध जो कि किसने इनिशिएट किया, युद्ध के लिए विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया और पोस्ट पोज्ड है। नाउन के बाद जो एडजेक्टिव लगता है वो कैसा एडजेक्टिव होता है, पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। तो ये ऐसा लड़ाई है, ऐसी लड़ाई जो कि स्टार्ट करी किसने, रशिया ने। एंड द कॉन्सिक्वेंट सैंक्शंस, कॉन्सिक्वेंट्स का मतलब होता है, कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, सॉरी, कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स, या फिर फॉलोइंग कह दो, एज ए रिजल्ट ऑफ कह दो। और इसके बाद जो प्रतिबंध लगे हैं ऑन इट, इस पर, तो रशिया के द्वारा शुरू हुई लड़ाई और उसके बाद लगे हुए से प्रतिबंध, स्पेशली वाइडेंड टू कवर कंट्रीज, विशेष करके तब जब इसको और देश भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। दैट सीक टू बाईपास द सैंक्शंस रेजिम, कौन से देश, जो चाहते हैं कि अवॉइड किया जाए, बाईपास का मतलब अवॉइड करना, बच निकलना, ठीक है, डोज भी कह सकते हो, बचना। तो ये वो देश हैं जो सीक का मतलब चाहना, तलाशना, कोशिश करना, जो कोशिश करते हैं। सैंक्शंस रेजिम, रेजिम का मतलब सिस्टम, कि प्रतिबंध उन पर ना लगे। पोज ए चैलेंज, तो ये जो सैंक्शंस हैं और जो ये वॉर है, इन दोनों की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक चेतावनी प्रस्तुत करते हैं, एक चुनौती देते हैं, किसको, ग्लोबल इकोनॉमी, वैश्विक अर्थव्यवस्था को। दैट रेबो बैंक इकोनॉमिस्ट प्रोजेक्टेड, जो रेबो बैंक है उसके जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अनुमान लगाया, प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पे है गैस करना, इन्होंने अनुमान लगाया कि ये जो चैलेंज प्रस्तुत करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी को, दैट कुड बी, और ये जो चैलेंज होगा ये कुड बी सो बैड, इतना खराब हो सकता है, एज टू बी अनक्वांटिफाइल, क्वांटिफिएबल, अनक्वांटिफिएबल का मतलब इमेजरेबल, कि इसको आप माप भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इमेजरेबल, जिसको कि मापा भी नहीं जा सकता। फिर समझिए, ऐसे टाइम पर कि ड्यूरेबल रिकवरी जो है अभी भी उसको होल्ड करना है, अभी भी रिकवरी ठीक से नहीं हो पाई है। अब जो लड़ाई शुरू कर दी है रशिया ने और उसके बाद जो प्रतिबंध लगे हैं इस पर, विशेष करके कि यदि ये वाइडन हो गए, यदि ये और आगे और देशों तक भी चले गए, मान लीजिए प्रतिबंध, वो देश जो कि बाईपास करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं सैंक्शंस रेजिम को, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एक चैलेंज है किसके लिए, किसके सामने, ग्लोबल इकोनॉमी के सामने। और जो कि रेबो बैंक है, एक बैंक का नाम है, इसके इकोनॉमिस्ट ने प्रोजेक्ट किया है, ये इसकी वर्ब है कि ये जो चीज़ है ये यहाँ पे इतनी ख़राब हो सकती है कि आप इसको माप भी नहीं सकते, अनमेजरेबल, इमेजरेबल हो जाएगा। एक्सपीडियंट नेगोशिएशंस, एक्सपीडियंट हमने क्या देखा था, यूजफुल हो, बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो जो एक उपयोगी, लाभप्रद, नेगोशिएशन, चर्चा, विचार विमर्श, टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, किसके लिए, कि इस संघर्ष का अंत किया जाए, लड़ाई, संघर्ष, इसका अंत किया जाए। आर द ओनली वे फॉरवर्ड, ये एकमात्र तरीका है, किसका, मतलब सॉल्यूशन है, एकमात्र सॉल्यूशन है। वे फॉरवर्ड जो एक होता है इसका मतलब होता है सॉल्यूशन, ठीक है। और आर आ रहा है वो नेगोशिएशंस को देख के आ रहा है, इस नेगोशिएशंस को देखकर यहाँ पे आर का प्रयोग है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, संघर्ष होता है। तो ये था आज के इस सेशन में। कल एक नया बैच हम स्टार्ट करेंगे B106, उसमें एडमिशन ओपन है, वहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।